ये वीडियो है श्रीलंका के इकोनॉमी क्रैश की, जहां श्रीलंका के लोग अपनी गवर्नमेंट से इतने नाराज हैं कि वो प्रेसिडेंट के घर में जाकर घुस गए। श्रीलंका की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि हर रोज 15 घंटे तक वहां बिजली बंद करनी पड़ती है। स्ट्रीट लाइट्स भी बंद करवा दी गई है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो सके। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि देश में प्रिंटिंग इंक और पेपर तक नहीं है। वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है क्योंकि पेट्रोल ऑलमोस्ट खत्म है। क्रिटिकल सर्जरीज भी नहीं हो पा रही है और डॉक्टर्स का कहना है कि जितने लोगों की मौत श्रीलंका में कोविड से नहीं हुई, उससे ज्यादा मौत इस इकोनॉमिक क्राइसिस में हो सकती है। चावल जैसी बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल रही है। जो कुछ मिल रहा है बहुत ज्यादा प्राइस में अवेलेबल है क्योंकि सब ब्लैक मार्केट से मिल रहा है। इन्फ्लेशन रेट आसमान छू चुका है। जहां पर मार्च में एक यूएस डॉलर 200 श्रीलंकन रुपीस का था, आज वही एक यूएस डॉलर 360 रुपए का हो चुका है। जिसका मतलब है कि पेट्रोल अगर कल 100 रुपए पर लीटर था तो आज उसी का प्राइस 150 रुपीस पर लीटर हो चुका है। और अपने लोगों को छोड़ के श्रीलंकन प्रेसिडेंट तो मालदीव्स में मजे कर रहे हैं। गेम यहाँ खत्म नहीं होती। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अभी बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने 69 कंट्रीज का नाम दिया है जिसके साथ ऐसा हो सकता है। इस लिस्ट में इंक्लूडेड है इजिप्ट, टूनिशिया, लेबनान, अर्जेंटीना, घाना, इथोपिया, केन्या एक्सेट्रा। और ये कोई नई बात नहीं है। 1980s में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। मेक्सिको सबसे पहला देश था जिसके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने भी श्रीलंका की तरह कह दिया था कि वो वर्ल्ड बैंक से अपना उधार नहीं चुका पाएंगे। और उसके बाद तो मानो बाकी देशों की बर्बादी की लाइन लगी हो। ब्राजील, चाइल, अर्जेंटीना, वेनेजुला, पेरू और इवन इक्वाडोर, सब में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। अब ऑब्वियसली हमारे मन में सवाल ये होगा कि इंडिया का क्या। इंडियन स्टेट्स जैसे कि पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश का अगर डेट टू जीडीपी रेशियो निकाले तो वो श्रीलंका के जितना हो चुका है। यस, ये कंसर्न करने वाली बात है। बट इससे पहले कि हम इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करें, हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली श्रीलंका में हुआ क्या था। श्रीलंका की गिरती इकोनॉमी के मेनली दो रीजंस हैं। पहला रीजन है श्रीलंका का टूरिज्म डिक्लाइन। श्रीलंका एक ट्रेवल डेस्टिनेशन है जहां खूबसूरत नजारे हैं, एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ है और उनका कल्चर भी काफी रिच है। बहुत सारे लोग हर साल यहाँ पर आते हैं इस शानदार आइलैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए। इन शॉर्ट, श्रीलंका काफी पैसा अपने टूरिस्ट से कमाता है। लेकिन अप्रैल 2019 में श्रीलंका ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई। इस दिन एक टेररिस्ट ग्रुप ने 3 चर्चेज में और 3 होटल्स में सुसाइड बॉम्बिंग करवाई। इस बॉम्बिंग में 269 लोगों की जान गई, जिनमें से 45 फॉरेनर्स थे। इस वजह से कम्युनल टेंशन बढ़ गया। बॉम्बिंग्स के बाद इस्लामोफोबिया बढ़ता रहा और दंगे होने लगे, जिसकी वजह से लोगों ने श्रीलंका जाना बंद कर दिया। इसके बाद 2 और चीजें हुई जिससे टूरिज्म कम हुआ। पहला है कोविड और दूसरा है रशिया और यूक्रेन की वॉर। बहुत सारे रशियंस और यूक्रेनियंस भी श्रीलंका घूमने के लिए आया करते थे, पर वॉर के समय मॉस्को फ्लाइट्स बंद हो गई और यूक्रेन के लोगों ने भी वॉर की वजह से श्रीलंका आना बंद कर दिया। इन सब से कंट्री की इकोनॉमी गिरती रही। 2018 में 23 लाख टूरिस्ट श्रीलंका आए थे, लेकिन 2020 में ये नंबर गिर के सिर्फ 1,73,000 हो गया। पहले श्रीलंका की जीडीपी 13% टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट किया करती थी। श्रीलंका की बुरी हालत का सेकंड मेन रीजन है श्रीलंका की गवर्नमेंट। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे बड़े स्टेप्स लिए जो उनकी फेवर में काम नहीं किए। पहले हम समझते हैं उनकी गवर्नमेंट को और वहां के पॉलिटिकल इश्यूज को। महिंदा राजापक्सा श्रीलंका के प्रेसिडेंट 10 सालों तक रहे। आखिरी बार वो प्रेसिडेंट 2015 में थे। इसके बाद गोताबया राजापक्सा, जो कि उन्हीं के भाई हैं, 2019 में प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपने भाई महिंदा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उन पर यह आरोप है कि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स चला रहे हैं और सिर्फ अपनी ही फैमिली के मेंबर्स को इंपॉर्टेंट पोजीशंस देते हैं। महिंदा के बेटे नमल को मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स बनाया गया। इनके एक और भाई चमल राजापक्सा को मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन बनाया गया। चमल के बेटे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाए गए। ऐसे ही इनकी फैमिली ने कई सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस ले ली, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। चलो, ये फैमिली पॉलिटिक्स तो हो गई, लेकिन इन्होंने इसके अलावा कई सारे स्टेप्स लिए जो श्रीलंका की बुरी हालत का कारण बने। दरअसल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स को कम कर देगी। उन्होंने सोचा कि जब लोगों पर टैक्स कम लगाया जाएगा तो लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे और इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। ये प्लान एकदम फेल हो गया। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोगों ने ज्यादा पैसे नहीं खर्चे, जिसकी वजह से श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व घटने लगा। क्योंकि गिरती इकोनॉमी के कारण उन्हें हर बेसिक सामान इंपोर्ट करना पड़ा। फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक और डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो बाहर के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करना बंद कर दें ताकि खुद की कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स ज्यादा खर्च ना हो। और इसलिए उन्होंने बहाना लगाया कि हम अपनी पूरी कंट्री को एकदम ऑर्गेनिक बनाएंगे, यानी सारी एग्रीकल्चर में कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा। ये डिसीजन अप्रैल 2021 में लिया गया और 7 महीने के बाद ही इस डिसीजन को वापस ले लिया गया। लेकिन तब तक सब बर्बाद हो चुका था।
एक्चुअली हुआ यह कि फार्मर्स को पहले से इस डिसीजन के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से श्रीलंका में उतनी प्रोडक्शन नहीं हुई जितनी वो किया करते थे। श्रीलंका का स्टेपल फूड व्हाइट राइस है और इस डिसीजन की वजह से चावल की प्रोडक्शन आधी हो गई, जिसकी वजह से चावल भी उन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा और जो भी चीज इंपोर्ट की जाती थी उसके दाम बढ़ने लगे। पहले श्रीलंका रबड़ और टी खुद एक्सपोर्ट किया करता था, पर अब उन्हें ये भी इंपोर्ट करना पड़ा। इस सब डिसीजन के कारण उनका फॉरेन रिजर्व कम होता गया, क्योंकि हर बेसिक सामान बाहर से लाया जा रहा था। बात इतनी बढ़ गई कि श्रीलंका ने लग्जरी गुड्स का इंपोर्ट भी बैन कर दिया, ताकि इन लग्जरी आइटम्स के लिए पैसे ना खर्चने पड़े। इससे आप समझ गए होंगे कि इनकी इस वक्त हालत क्या हो चुकी थी। श्रीलंका ने पहले से ही लोन्स लेना शुरू कर दिया था, जिसका भुगताना अब उन्हें भरना पड़ रहा था, क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर कम हो गया था। सबसे ज्यादा उन्होंने चाइना से लोन लिए थे, पर चाइना के लोन कोई आम लोन नहीं होते। चाइना ने कई सारी ऐसी कंट्रीज को लोन दिए हैं जो मुश्किल में है। प्लान ये होता है कि वो कंट्री जिसे लोन दिया जा रहा है वो उसे रीपे कर ही ना पाए और चाइना को एंड में उस प्रोजेक्ट में शेयर मिल जाए, और वो भी कम दामों में, क्योंकि ऑपोजिट कंट्री डिमांड करने की पोजीशन में नहीं होती। ऐसा ही हुआ श्रीलंका में। कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चाइना से लोन्स लिए गए। इसमें से श्रीलंका का एक पोर्ट भी है, जिसे बनाने के लिए पहले यूएस और इंडिया से लोन मांगा था, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया था। ये है हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट। चाइना ने लोन देने के लिए एकदम से अग्री तो कर दिया, पर प्लान कुछ और था। श्रीलंका लोन नहीं दे पाया और उसकी वजह से वो पोर्ट चाइना को 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा। इसके अलावा पोर्ट में चाइना का 70% स्टेक भी है, और लोन वक्त पर ना रीपे करने पर तो आप जानते ही हैं क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है। यानी कि अगली बार आपको लोन मिलना और मुश्किल हो जाएगा, या फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। अब जो देश अपने खुद ऑलरेडी खर्चे नहीं उठा पा रहा, उसे लोन कोई क्यों दे। आज श्रीलंका $51 बिलियन डेट में है। पैसे बोरो करने के लिए उन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स मिले। लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो डूबते ही चले गए। ये सारी मिस्टेक्स तो है ही, पर इसके अलावा श्रीलंका की गवर्नमेंट पर और भी आरोप है। श्रीलंका एयरफोर्स ने यह अनाउंस किया है कि महिंदा राजापक्सा और उनकी फैमिली ने पब्लिक फंड्स में से अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन के लिए $17,300 यानी करीबन 22,78,000 रुपए खर्च किए सिर्फ ट्रेवलिंग पर। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने यह भी क्लेम किया है कि राजापक्सा और उनकी फैमिली फ्रॉड में और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा है कि राजापक्सा और उनकी फैमिली ने श्रीलंका में से $5.31 बिलियन इलीगली देश से बाहर निकाले हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी कहना है कि इनकी मदद अजीत निवर्ट कबराल ने करी, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के पुराने गवर्नर थे और राजापक्सा के अच्छे दोस्त थे। एलिगेशंस ऐसी भी हैं कि जब भी लोग इनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये एक्सट्रीम मेजर्स ले लेते हैं। 2009 में श्रीलंका के एक पॉपुलर जर्नलिस्ट को मारा गया, जिनका नाम लसंथा था। ये जर्नलिस्ट महिंदा की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे थे। तो कई लोगों का ये मानना है कि जब भी कोई इस फैमिली के खिलाफ कुछ कहता है तो वो अपना रास्ता साफ कर देते हैं। अब हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि देश के लोग बहुत गुस्सा है, और हो भी क्यों ना, जब देश की ऐसी हालत होगी और खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। एक कोकोनट जो 2019 में 50 श्रीलंकन रुपीस का मिलता था, आज उसी की कीमत 91 श्रीलंकन रुपीस है। प्याज 1 किलो 80 रुपए का मिलता था और वो 158 रुपीस का हो चुका है। चावल का दाम 93% बढ़ गया है और दाल का 117%। इस कारण पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर झुंड बना दिया। इसके कारण 9 मई को महिंदा राजापक्सा ने रिजाइन कर दिया, पर लोगों के लिए काफी नहीं था। उनका कहना था 1 डाउन 1 टू गो, यानी महिंदा ने तो रिजाइन कर दिया, लेकिन अब प्रेसिडेंट गोताबाया का रेजिग्नेशन भी आना चाहिए। लोगों ने गोटा गो होम के बैनर्स लगाना शुरू कर दिया। श्रीलंका के लोग जो पहले इस फैमिली को सपोर्ट करते थे, जिनका रूल कई सालों से चला आ रहा था, सब इनके खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि फेमस क्रिकेटर्स भी, संगाकारा और जयसूर्या का नाम तो हमने सुना ही है, उन्होंने भी इस गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीट्स किए। फाइनली 13 जुलाई को प्रेसिडेंट गोताबाया ने भी रेजिग्नेशन दे दिया और वो आधी रात को श्रीलंका छोड़ के मालदीव्स चले गए। दरअसल लोग उनके रेजिडेंस पर टूट पड़े थे। कई सारी वीडियोस प्रेसिडेंट के रेजिडेंस से देखने को मिली। कुछ लड़के तो उनके बेड पर WWE मूव्स प्रैक्टिस कर रहे थे। कई प्रोटेस्टर्स स्विमिंग पूल पर डुबकी मार रहे थे। कुछ प्रोटेस्टर्स जिम करने लगे और कुछ लोगों ने तो वहां चाय बनाना भी शुरू कर दिया। गोताबाया ने डर के मारे देश को छोड़ना बेहतर समझा। उन्होंने जाते समय दिनेश गुनावर्देना को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिन्होंने ऑफिस 22 जुलाई से ज्वाइन कर लिया और प्रेसिडेंट ने भी ऑलरेडी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। पर अब आगे के स्टेप्स क्या होंगे? श्रीलंका ऐसी मुसीबत से बाहर कैसे निकलेगा? वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को $600 मिलियन का लोन दिया है। इसके अलावा उनकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से भी बात चल रही है कि वो कैसे प्लान करेंगे और इस मुसीबत से उन्हें बाहर निकालेंगे। इसके अलावा और भी देशों से उन्हें लोन मिला है, जैसे कि इंडिया, जापान और चाइना। इंडिया ने श्रीलंका को $3 बिलियन का अमाउंट में मदद करी। इसमें से $1 बिलियन लोन के तौर पर दिया है। इसके अलावा 50 मिलियन का लोन फ्यूल के लिए भी दे दिया गया है।
इनफैक्ट मुश्किल की घड़ी में श्रीलंका का सबसे बड़ा लेंडर इंडिया ही है। हिंदुस्तान से यूरिया और कई सारी इमरजेंसी की जरूरत का सामान भेजा गया है, जैसे कि मेडिसिन, फ्यूल और खाना। 100 से ज्यादा रिफ्यूजीज श्रीलंका छोड़ के इंडिया चले आए हैं और उन्हें मंदपम रिफ्यूजी कैंप में ले लिया गया है, जो कि 1900s में बनाया गया था और उस जमाने में श्रीलंका के प्लांटेशन वर्कर्स वहां आया करते थे। अब मेन सवाल पर आते हैं कि क्या इंडिया के साथ भी ऐसा होगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप अपने फ्री टाइम में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपको कुछ नया सीखने में मजा आता है तो इस एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। ओके, तो वापस आते हैं इंडिया में। आज इंडिया का फॉरेन रिजर्व $593 बिलियन है और वहीं श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व $1 बिलियन से भी कम है। इसे दूसरे तरीके से कंपेयर करें तो राकेश झुंझुनवाला की नेट वर्थ ही श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व से अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 गुना है। वैसे तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि $593 बिलियन का फॉरेन रिजर्व क्राइसिस के टाइम में सफिशिएंट है, जिससे हम 1 साल तक के मर्चेंडाइज को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो श्रीलंका के बराबर आ चुका है, और ये है पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब इन स्टेट्स की इस कंडीशन का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये स्टेट्स इलेक्शन के टाइम में बहुत ही पॉपुलिस्ट स्कीम्स और फ्रीबीज अनाउंस कर देते हैं, जिन्हें ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि पंजाब, जिनकी हालत इन चारों स्टेट्स में से सबसे बुरी है इन टर्म्स ऑफ डेट टू जीडीपी रेशो। यहाँ इलेक्शन से पहले 300 यूनिट्स बिजली देने का वादा किया गया था, और अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर भी एलपीजी सिलेंडर देने का वादा हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ये स्टेट्स कोई अलग से देश होते तो अब तक श्रीलंका की तरह बर्बाद हो चुके होते, लेकिन इंडियन यूनियन की वजह से ही बचे हुए हैं। यशवंत सिन्हा की माने तो इंडिया की हालत श्रीलंका जैसी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी बहुत जल्दी डिक्रीज हो रहे हैं। अगर हम अपने नेबर्स की तरफ चलें तो पाकिस्तान और नेपाल की भी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि इन देशों ने भी बहुत ज्यादा उधार लिया है और इस उधार के पैसों को भी वो वहां खर्च रहे हैं जहां से रेवेन्यू नहीं आएगा। पाकिस्तान की बात करें तो ग्वादर कश्कर लाइन को उधार लेके बनाया जा रहा है। नेपाल की बात करें तो यहाँ एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम हो गए और इम्पोर्ट्स ज्यादा हैं, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, और अगेन इसे कम करने के लिए नेपाल लोन्स ले रहा है। वैसे इन सब के बारे में आपकी क्या राय है और हम सबको क्या करना चाहिए, कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।